my channel. I am Vanshika and I am a first year MBBS student in MJ Medical College इंदौर. फ्रेंड्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं. इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक की पॉइंट्स की, लाइक जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए एट्सेट्रा. अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, कि फ्रेंड्स इसके लिए कौन कौन से टूल्स लगते हैं, ये प्रोसेस कैसे होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, यानी कि एक फॉरेन जीन और एक क्लोनिंग वेक्टर को मिला करके जो डीएनए बना उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और फ्रेंड्स, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर एनक्लोज कर दिया, उसके अंदर हमने भेज दिया, और जब वो रेप्लिकेट करे, माने उसका क्लोन बन जाए उस जीन का, तब इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. क्योंकि फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी में कौन सा डीएनए हम यूज़ करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. हम कोई सिंपल डीएनए यूज़ नहीं करते, इसमें ऐसा डीएनए यूज़ करते हैं जो दो चीज़ों से मिलकर बना हो, एक क्लोनिंग वेक्टर और एक फॉरेन डीएनए. चलिए आइए एनसीईआरटी की लाइन्स पर शुरू करते हैं. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering और recombinant DNA technology. फ्रेंड्स देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहने का मतलब भी वही है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है. ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. कैन बी अकम्पलिश्ड ओनली इफ वी हैव दैट की टूल्स. और फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी में हमको कुछ की टूल्स चाहिए होते हैं, जो कि हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज. लाइगेज कहने का मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. मेनली हमें इसमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं. एक होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हमारे डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर. दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर, और तीसरा होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये जो पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए लाइगेज है वो एसेसरी है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की. In the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl groups to DNA, while the other cut DNA. The latter was called restriction endonuclease. अब फ्रेंड्स, इसका लिटरल मतलब ये है कि 1963 में दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी. पहला वो था जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए में, और उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज. फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट आप इसको याद रख लेना, इस एंजाइम का नाम था मिथाइलेज. और जो अदर कट डीएनए, जो डीएनए को काटता है उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, नाउ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindII. फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी नीट में पूछा जा सकता है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी में. बिकॉज देखिए, ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था. अब आप कहेंगे कि एंडोन्यूक्लियस कहाँ से आ गया, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हमने सुना था. अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम माने जो डीएनए को कट करे. ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो तरीके के होते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. जो देखिए, मान लीजिए हमारा डीएनए है ये, ठीक है, पूरा मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा, इसकी हेलिक्स को हमने खोल रखा है और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. ठीक है, अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके एंड्स को कट करे, माने जो 3' to 5' एंड 5' to 3' जो एंड होता है, माने इसके एंड्स पर कट करे, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. माने किसी बाहर के पॉइंट पर वो काट रहा है डीएनए को, और जब अंदर से कोई काटे, मतलब डीएनए के बीच से कोई काटे, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, माने अंदर से काट रहा है डीएनए को. ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा. चलिए बढ़ते हैं. Whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. माने जो HindII एंजाइम था, वो उसकी फंक्शनिंग तो हमें पता चल गई थी, बट उसे हमने आइसोलेट किया था और कैरेक्टराइज किया था बाद में, 5 साल बाद. It was found that HindII always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. अब देखिए फ्रेंड्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, जैसे HindII, EcoR1 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कहीं भी कट नहीं कर देते कि जहाँ मन चाहा वहाँ कट कर दिया डीएनए को. एक स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढते हैं डीएनए में, माने कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस ढूंढते हैं, जहाँ पे उनको वो बेस सीक्वेंस मिल जाता है, वो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं से कट लगा देते हैं डीएनए में. इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे EcoR1 में.
ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट, ये तो हो गया, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंड 2। अभी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ना फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो बेस सीक्वेंस है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, वो है AAGGTT। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 6 बेस पेयर्स का ही हो, अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे EcoR1 का होता है GAATTC। ठीक है, तो इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ देखिए। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, जहाँ पर जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करता है और DNA के अंदर कट लगाता है। ठीक है, besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence। अब आज के टाइम पर हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो कि आइसोलेट किए गए हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और फ्रेंड्स याद रखना, जो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, वो सारे के सारे बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं, ना कि किसी और ऑर्गेनिज्म से। अब देखिए, अब आने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए, मैंने भी अपनी NCERT में मार्क किया हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। होपफुली ये आ सकता है नीट 2021 में। तो चलिए देखते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स इज, अब देखिए, अब हम इन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जेनस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये है हमारा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम EcoR1। ठीक है, ये है पूरा नाम, तो ये है इशरीशिया कोलाई RY13। ठीक है, ये पूरा एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का ये एक वो है, सॉरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल है इशरीशिया कोलाई RY13। ये पूरा एक नाम है। तो हम इसमें जानेंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है, माने किस से वो डिराइव किया गया है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जेनस। अब देखिए, जो फर्स्ट लेटर है ना, माने ई कहाँ से आया है? जेनस से। माने पूरा इशरीशिया है, इस बैक्टीरिया का क्या है? ये जेनस है। जेनस आप सभी को पता ही होगा कि एक ये ऑब्लिगेट कैटेगरी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की। एंड द सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज। अब देखिए, EcoR1 था ना, EcoR1, तो जो फर्स्ट लेटर था वो कहाँ से आया? इसके जेनस से, माने इशरीशिया से। सेकेंड 2 लेटर्स हैं, माने C and O मीन्स को, वो कहाँ से आए? उस बैक्टीरिया के स्पीशीज से, माने कोलाई। कोलाई क्या हो गया? इसका स्पीशीज हो गया। और प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। एग्जाम्पल, EcoR1 comes from Escherichia coli RY13. In EcoR1, the letter R is derived from the name of strain. स्ट्रेन कहने का मतलब है उसका टाइप, बैक्टीरिया का टाइप। माने EcoR1 है ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ई कहाँ से आया? इसके जेनस से, माने इशरीशिया से। CO मीन्स को कहाँ से आया? स्पीशीज से, माने कोलाई से। जो R है वो आया स्ट्रेन से, माने बैक्टीरिया के टाइप से, कि कौन सा स्ट्रेन है? R स्ट्रेन है। और जो रोमन नंबर है 1, वो कहाँ से आया? वो ये इंडिकेट करता है। देखिए, रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। माने कि जो स्ट्रेन है ना, बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है, वो जो एंजाइम मतलब किस ऑर्डर में वो वहाँ से डिराइव किया गया है, इसके स्ट्रेन से। माने पहली बार किया गया है डिराइव, या सेकेंड बार किया गया है। जैसे HIND2 था, इसका मतलब वो सेकेंड बार डिराइव किया गया है उसके स्ट्रेन से। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो ये नेमिंग का जो सीक्वेंस है ना, कि कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। होपफुली नीट 2021 में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस। देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, वो एक क्लास है किस की एंजाइम की? न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस कहने का मतलब ही है कि जो न्यूक्लिक एसिड को काटता है, माने कि DNA एंड RNA को कट करता है। दीज आर ऑफ 2 काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। 2 तरीके होते हैं, पहले बता चुके। एक जो बाहर से काटे वो एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर से काटे वो एंडोन्यूक्लियस। किसको काटे? DNA को या RNA को, माने न्यूक्लिक एसिड को। Exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA, whereas endonucleases make cuts at specific positions within the DNA। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। Each restriction
endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds a specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points in the sugar phosphate backbones. अब देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, वो पहले तो पूरी लेंथ ऑफ डीएनए को ये इंस्पेक्शन करता है पूरी लेंथ में, माने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पहले पूरे में ये घूमता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जहाँ उसे पर्टिकुलर सीक्वेंस दिख जाता है, अपना रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जहाँ दिख जाता है बेस पेयर्स का, वहीं से वो वहाँ से कट लगाना शुरू कर देता है। लेकिन कट किस में लगाता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में, ना कि उसके क्या बोलते हैं उसको, ना कि उसके नाइट्रोजन बेसिस पे। ठीक है, माने जो बैकबोन है किससे बनी है हमारे डीएनए की? शुगर एंड फॉस्फेट से, पेंटोज शुगर से, माने डीऑक्सीराइबोज शुगर से और फॉस्फेट से। तो उसी में वो कट लगाना शुरू कर देता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. अब वर्ड है एक इंपॉर्टेंट पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के इसके नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम इसको समझने के लिए। देखिए पैलेंड्रोमिक का मतलब, अगर हम 5' टू 3' डायरेक्शन में जाएं तो क्या सीक्वेंस आ रहा है हमारे पास? GAATTC। ओके, अब हम वापस आए 5' टू 3' में, मतलब 3' टू 5' वाले स्ट्रैंड में अगर हम यहाँ से वापस आए, मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट गए, अब हम राइट टू लेफ्ट दूसरे स्ट्रैंड में आए, तो हमको वही सेम सीक्वेंस मिलना चाहिए जो हमें पहले मिला था ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट स्ट्रैंड। देखिए इसमें मिला था GAATTC, कहाँ से? लेफ्ट से राइट जाने में, बट यहाँ से राइट से लेफ्ट आने में भी हमें GAATTC ही मिलना चाहिए, तभी हम इसे बोल सकेंगे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए मिल रहा है GAATTC, माने कि सीधा सा मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसका लास्ट लेटर होना चाहिए, इसका जो सेकेंड लेटर है इसका इस वाले स्ट्रैंड का सेकेंड लास्ट होना चाहिए, एंड सो ऑन। जो इसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट होना चाहिए, इसी तरह से। तो हम इस पूरे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यही पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देखता है। तो यही जब इसको सीक्वेंस मिल जाएगा तो यही इसका जो पोर्शन होगा डीएनए का वो बन जाएगा रिकॉग्निशन साइट। समझ में आया सभी को? तो चलिए अब बात करते हैं EcoR1 एंजाइम की, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, कि उसकी वर्किंग कैसे होती है और उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास एक वेक्टर डीएनए। उस दिन मैंने आपको बताया था वेक्टर डीएनए कहने का मतलब कि जो हमारे ये वेक्टर डीएनए हमारे फॉरेन डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारा फॉरेन डीएनए है ना वो अपने आप नहीं जा सकता, उसमें एबिलिटी नहीं है। जो कि वेक्टर डीएनए में है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, बट फॉरेन डीएनए अकेला नहीं कर सकता, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। देखिए फ्रेंड्स, जो EcoR1 हमारा एंजाइम है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है EcoR1 cuts the DNA between the bases G and A only when the sequences GAATTC is present in the DNA। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए दोनों में जब ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, कौन सा? GAATTC, तो यही रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है कौन से एंजाइम के लिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि है EcoR1। EcoR1 तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे HIND2, HIND3 एटसेट्रा। देखिए जब ये वाला जो सीक्वेंस होगा ना न्यूक्लियोटाइड्स का, और तब ये जो EcoR1 एंजाइम है वो G और A के बीच में ही कट करेगा। देखिए ये वाले स्ट्रैंड में G और A के बीच में यहाँ कट करेगा, और ये वाले स्ट्रैंड में G और A के बीच में यहाँ कट करेगा। ऐसे ही सिमिलरली इस फॉरेन डीएनए में भी G और A के बीच में यहाँ कट किया EcoR1 एंजाइम में, और G एंड A के बीच में यहाँ कट करेगा। वो एरो गलत लगा हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है वो। देखिए यहाँ पर G और A के बीच में ये कट करेगा। जब ये कट कर लेगा तो इसके ये वाला पोर्शन बचेगा वेक्टर डीएनए का, और फॉरेन डीएनए का माने जो हमारा डिजायरेबल जीन है उस डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड बचेगा। जो स्ट्रैंड हमारे बचे रह जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, और जो हमारे जो चले जाते हैं कट होकर के उसको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। ओके, अभी जो दोनों स्टिकी एंड्स है ना उसे हम एक एंजाइम की मदद से, जिसको हम बोलेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम्स की हेल्प से हम दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का डीएनए बन जाएगा। ये है वेक्टर डीएनए वाला पार्ट, ये है फॉरेन डीएनए वाला पार्ट, और ये बन गया हमारा पूरा डीएनए मिलकर बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट कहने का ही मतलब है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थी वर्किंग EcoR1 एंजाइम की। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जाते जाते बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। बाय बाय।